तो हम लोग यहाँ पे आज सबसे पहले समझते हैं कि डेटा साइंस का जो प्रोसेस है वो होता क्या है, उसमें कौन जी। कौन से एलिमेंट किस जगह पे आते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्स आप इसको जो भी बोलना चाहें। हाँ जी। और इसमें क्या है, इसमें होते हैं बहुत सारे इवेंट्स, ठीक है। जी। इसमें रैंडमली इवेंट्स होते हैं, मतलब हम बहुत सारी घटनाएं हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और इनके ऊपर हमारा कोई कुछ पे कंट्रोल है, कुछ पे नहीं है, ऐसा है। तो ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, इन इवेंट्स की वजह से निकल के आ रहा है रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा मतलब वो वो ऐसा डेटा है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। मतलब हाँ जी। जैसे अभी आपके सामने कोई इवेंट हुआ, तो वो बस, और आपने उसे देखा, तो अब जब तक आप उसको कहीं पे लिख नहीं लेंगे, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं कर लेंगे, ठीक है, वो, यस यस। और इवेंट डॉक्यूमेंट भी कर लिया तब भी वो अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। अब ये इवेंट कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, इस टाइप के, जैसे कोई ज्योग्राफिकल कॉज हो सकता है, किसी कल्चरल वजह से डेटा आ सकता है, साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट करता है, फाइनेंशियल, आपने एक यूपीआई से पेमेंट किया किसी को, किसी ने आपको पेमेंट भेजा, राइट, कहीं पे आपने हाँ कोई जी। प्रोडक्ट बाई किया, मतलब फाइनेंशियल में तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राइट। हर एक सेकंड पे आपका ऐड टू कार्ट करना, ऐड टू माई विश लिस्ट करना प्रोडक्ट को, और फिर उसको खरीदना या रिटर्न करना, सब कुछ जो है एक इवेंट में आएगा, राइट। और उसकी वजह से एक डेटा बन रहा है, चाहे हमने किसी चीज़ की स्टैटिस्टिक्स की, वेदर है, अभी हो रहा है कि वेदर में आप देखते हैं फोरकास्ट होता है, अभी का टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, राइट, एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा। नेचर में होता है बहुत सारा, मान लीजिए कहीं पे खेती करनी है तो सॉइल का मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है उस जगह पे, ऑन एन एवरेज कितने टाइम वहाँ धूप पड़ती है, यू नो, बहुत सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट में है कितना डेटा, कितनी स्पीड पे आप गए, कितने बजे निकले, कब पहुंचे। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि, और ये मैंने कुछ एग्जांपल दे, तो इवेंट्स की वजह से हो रहा है रॉ, एक रॉ या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस रॉ या इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाया जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बनाया जाता, और स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाने के लिए ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। आईटी के बहुत सारे टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना देता है, कोई ईआरपी बना देता है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये एक इनवॉइस ऐप है, ठीक है। आपके मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उनको आपको इनवॉइस भेजनी है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्लाइंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, एक फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख लिया न्यू क्लाइंट, ये किसी कंपनी के हैं, मान लीजिए ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, न्यू कंपनी, या मान लीजिए कंपनी का नाम है टेस्ट कंपनी, ठीक है। फिर ईमेल है, तो हमने लिख दिया क्लाइंट एट test.com। फोन है 123 123, इनका कुछ जीएसटी है ABC 123, ठीक है। कुछ एड्रेस है, मान लीजिए मैंने लिख दिया रकाबगंज, ऐसा कुछ, और जो कुछ भी लिखा इसको सेव किया, तो ये क्या हुआ कि ये देखिए ये क्लाइंट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो क्लाइंट मेरे पास आया, ये एक इवेंट था, उसके आने पे मुझे उसका डेटा स्टोर करना था, तो मैंने क्या किया, एक फॉर्म की मदद से सेव कर लिया। तो किसी किसी भी ऐप पे, जैसे कहीं आपने रजिस्टर किया, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आपने रजिस्टर किया, तो वहाँ पे आप अपना डेटा प्रोवाइड करते हो, कि आप अपने प्रोफाइल क्रिएट करते हो, ठीक है। तो पर वो डेटा जाता कहाँ है, तो ये है एक डेटाबेस, ठीक है। और ये एसक्यूएल है, अभी आप सिर्फ इसको इतना समझिए, ये एसक्यूएल है, बाद में हम समझाएंगे कि ये सब क्या है, ये हम लोग को सीखना है पूरा, ओके। और अब क्योंकि वो इनवॉइस है, ये मेरी सारी एप्लीकेशन है, ये हॉस्पिटल की है, ये हैंडीमैन की है, ये ठीक है, एचआर की है,
तो ये इनवॉइस क्या है, तो ये इनवॉइस का डेटाबेस है। अभी मैंने वो जो क्लाइंट जोड़ा ना, वो देखिए न्यू क्लाइंट ये लिखा था सेम, राइट। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ से कैसे फॉर्म में भरा गया, ठीक है, और यहाँ पे कैसे एक टेबल में आ गया डेटा। तो जो एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज थी उसको हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू या सिंपल भाषा में वेब डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है, एक फॉर्म से एक डेटाबेस में हमने ले आया, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या किया कि ये जो स्ट्रक्चर रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड में बदल दिया, राइट। तो हम लोग ऐसी भी चीजें सीखेंगे कि अगर रॉ डेटा है उसे स्ट्रक्चर में कैसे बदलना है। आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति सर्वे करने आता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेता है या फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट। तो ये सब तरीके क्या हैं, डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं, राइट। कि सर्वे होता है तो सर्वे में पूछा जाता है आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपको शायद 10 सवाल पूछे जाएंगे, उसके आप जवाब देंगे, वो स्टोर किया जाएगा। कभी कभी इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू में भी सवाल होता है, आपके जवाब स्टोर किए जाते हैं। जैसे एक एमसीक्यू पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये सब तरीके क्या है, ये डेटा कलेक्ट हो रहा है, राइट। रॉ डेटा था, उसको उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया, फॉर्म के फॉर्म में दिया, आपने वो फॉर्म भरा और अब वो डेटा कलेक्ट हो गया। आज की डेट में आप अपनी मोबाइल डिवाइस के ऊपर जब कोई भी चीज एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जैसे आपने वेबसाइट पे, आप किसी वेबसाइट पे गए तो आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस, आप उस वेबसाइट पे कितनी देर रहे, ठीक है। अगर आपने उस वेबसाइट पे अकाउंट बनाया है तो आपका अकाउंट का ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, आपका प्रोफाइल, सब कुछ वो सेव करा लेता है, राइट। ठीक है, और ये सब जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी पूरी चीज वहां पे आ जाती है, आपका नाम, पता, एड्रेस, एवरीथिंग, राइट। और इवन नेटफ्लिक्स वगैरह में जब आप मूवी देखते हैं तो वहां पे भी आप लॉग्ड इन होते हैं, और लॉग्ड इन होने के बाद आप कौन सी मूवीज देख रहे हैं, आप कौन से शोज देख रहे हैं, ये सब नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं स्टोर करता है और फिर उसी बेसिस पे आपको रिकमेंड करता है, राइट। तो नेटफ्लिक्स का आपको एक मूवी रिकमेंड करना डेटा साइंस का ही पार्ट है, राइट। वो उसने डेटा कलेक्ट किया पहले आपका कि आप क्या देखते थे, और फिर कुछ एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके, मशीन लर्निंग का यूज करके आपको उसने सजेस्ट किया 10 मूवीज, और फिर आपने वो मूवीज देखी तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, राइट, कि हाँ ये जो मैं इन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ उनको पसंद आ रहा है। यही यूट्यूब में होता है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो आई गेस ये पार्ट आपको समझ में आया होगा कि इवेंट्स हैं, बहुत जगह बहुत तरीके के इवेंट्स हैं, और उनकी वजह से आ रहा है बहुत सारा रॉ डेटा जो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारे तरीकों से उस इवन डेटा एंट्री भी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगाओ, सिंपल एक्सेल में डेटा एंट्री करा लेते हैं ना कि डेटा एंट्री कर दो इसकी, तो उसमें कर सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्ड डेटा किन किन टूल्स या किन किन लैंग्वेजेस जैसा सेव होता है, जैसे देखो एक एसक्यूएल है, ठीक है। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। ये साधारण भाषा में स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्वेरी करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डेटा है मेरे सामने, तो मुझे जानना है कि अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो रिटेल इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री है, राइट। मुझे दिख रहा है कि जो रिटेल इंडस्ट्री है, तो मैं यहाँ से रिटेल इंडस्ट्री का सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे पता लग गया रिटेल इंडस्ट्री का ही डेटा आ गया पूरा, राइट। तो ये भी एक तरह की क्वेरी है, एक तरह का फिल्टर है, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसे एसक्यूएल ऐसे स्ट्रक्चर क्वेरी पे एक तरीके का वो करता है, रन करता है। जैसे उदाहरण एक देखते हैं कि
मान लीजिए यहीं पे हमारे पास एक डेटाबेस है। डोंट गो विद कि क्या हो रहा है, ये सब आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश है। और जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सब हम लोग जीरो से सीखेंगे। आज हम लोग सिर्फ हर चीज का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ये एक कंपनी का देखिए डेटाबेस है, ठीक है। वो कंपनी ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग करती है। ऐसे समझ लो जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी कोई कंपनी है, उसका कैसा डेटाबेस होगा। ऑब्वियसली उनका डेटाबेस बहुत बड़ा होगा, अलग होगा, मगर लगभग लगभग ऐसा ही होगा। तो ये उनके प्रोडक्ट्स हैं कि प्रोडक्ट का नाम होगा, उन प्रोडक्ट्स को कोई सप्लाई करता होगा, उन प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी होगी, राइट, उसका कोई यूनिट प्राइस होगा, वो प्रोडक्ट कितना स्टॉक में है, कितना ऑर्डर में लगा हुआ है, उसका रीऑर्डर लेवल, राइट। ऐसा उसी तरीके से जब एज अ कस्टमर लोग उस साइट पे जाके अकाउंट बनाते, तो कस्टमर की आईडी क्या है, उसकी कंपनी क्या है, नाम हो गया, सिटी हो गया। अब हमें जानना है कि सिर्फ बर्लिन शहर के या सिर्फ लंदन शहर के कस्टमर्स कौन कौन है। तो ये सारे कस्टमर्स है, टोटल 91 कस्टमर्स है। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल टू लंदन, ठीक है, ऐसा लिखा। तो जैसे ही हमने ये लिखा, वो किया, ये देखिए वो 91 में से सिर्फ 6 बच गए, ठीक है। और ये है, तो ये इसको अगर पढ़ोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन, या अगर हम या यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये उनका सिर्फ नाम बताएगा। अगर सिर्फ इसको एज अ सेंटेंस पढ़ें एक इंग्लिश भाषा में, सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल टू, तो ये ऐसा लगेगा थोड़ा सा इंग्लिश से मिलती जुलती है, राइट, कि ऑब्वियसली इंग्लिश के रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। हम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नेम कस्टमर्स नाम के टेबल से, जहां सिटी नाम के कॉलम की वैल्यू लंदन है, सिंपल, राइट। तो तो ये एक एसक्यूएल है, और ये पूरा जो सिस्टम है ये एसक्यूएल है। इस ठीक है, एक इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे एक कंपनी है, वो तो एक भाई एक तरह की फिजिकल चीज है, या एक 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 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा है। उसके डेटा को आप ऐसे आईटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर सकते हो, राइट, डिजिटल फॉर्म में सेव कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो ये एक है। इसी तरह आपने एक टूल बहुत यूज किया होगा या करेंगे आगे, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल सभी यूज करते हैं, एमएस एक्सेल और एक्सेल, या जो स्प्रेडशीट्स बोलते हैं जिसे। तो एक्सेल का भी काम क्या है, जैसे ये एक कंपनी के डेटा सेट है कि उस कंपनी के ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। तो उस कंपनी के करीब 200 ऑर्डर्स आए, 200, और किस किस डेट को आए, किस रीजन से आए, कौन से शहर से आए, ठीक है। जिस कस्टमर ने किया वो नया था कि पुराना था, उस कस्टमर की इंडस्ट्री क्या है ना, कि वो कस्टमर कहाँ काम करता, उन्होंने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सेल्स चैनल मतलब ऑनलाइन सेल्स हुई कि पार्टनर द्वारा सेल्स हुई, राइट, सेल्स कैसे हुई, क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की उन्होंने, एक यूनिट का कितना प्राइस था, कितना हमने डिस्काउंट लगाया, तो फाइनल प्राइस क्या बचा, है ना, और हमने उन्हें कितने दिन में डिलीवर। तो ये आप समझ पा रहे हो, ये टेबल समझ पा रहे हो पूरी, राइट। ये एक टेबल है। तो ये एक्सेल का डेटा है, ठीक है। एक्सेल भी क्या करता है, ऐसे ही रोज एंड कॉलम्स में डेटा को दिखाता है, ठीक है। ये कॉलम होते हैं, जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, ठीक है। और ये रो होती हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, एक्सेट्रा। टेबल की जो पहली रो है वो हेडर कहलाती है ना, हेडर, या यहाँ पे कॉलम के नाम होते हैं। और एक्चुअल डेटा 2 से शुरू हो रहा है, राइट, एक्चुअल डेटा रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है।
तो ये एक्सेल है। एक्सेल अपने आप में बहुत तगड़ा टूल है। इसमें आप बहुत सारे चीजें कर सकते हो, राइट। यहाँ पे पूरी डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन सब कुछ हो सकता है एक्सेल के अंदर। तो और सबसे पहला काम जो ये कर लेता वो ये कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा के तरीके से सेव कर लेता, जिससे रीडेबिलिटी आसान हो जाती है ना। ये चीज है। तो ये भी आप, हम लोग एक्सेल भी सीखेंगे काफी हद तक, ठीक है। इसमें पिवट टेबल होता है, जैसे यहाँ पे हम गए, इंसर्ट पिवट टेबल कर दिया, फ्रॉम टेबल रेंज, अभी मैं सब आगे बताऊंगा। ये पिवट टेबल बन गई। अब हमें जानना है हर शहर का कितना टोटल कॉस्ट प्राइस आया। तो ये देखो कितने आसानी से पता चल गया। हमें चाहिए इसको ग्राफ में दिखाओ, तो यहाँ से गए और हमने कहा इसको एक अच्छे से ग्राफ में दिखाओ, तो ये देखो दिखा, राइट, कि हर शहर तो एक इस तरीके के स्ट्रक्चर डेटा से ऐसा हमने ग्राफ बना लिया, जिससे हमें पता लग रहा है कि कोलकाता का सबसे ज़्यादा टोटल कॉस्ट प्राइस आया है, फिर दिल्ली है, और ऐसा, राइट। आप इसे अरेंज भी कर सकते हो। तो ये एक मतलब आपका एक तरीके का वो है ना कि एनालिसिस है, राइट, विजुअलाइजेशन कि आपका कैसा रहेगा। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक छोटा सा इंट्रो है कि एक्सेल क्या कर सकता है। इसमें वी लुकअप, एच लुकअप, फिर मल्टीपल फाइल्स को जोड़ना है, इसके अंदर टैग्स आएगा, वो सब आगे बात करेंगे। तो ये है। और फिर कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी जो शायद आपने उतनी नहीं सुनी हो, बट एक सीएसवी होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जब आप एक्सेल में खोलोगे, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, पर वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो नोट पैड में भी लिखा जा सकता है। तो एसक्यूएल है, एक्सेल है, फिर इसी तरह से जेसन होता है। ये सब एग्जाम्पल मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक्सएमएल होता है, एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल होता है। तो एटसेट्रा, मैं आज ये सारे नहीं बता के बोर करूंगा, बट ऐसे एक नहीं तमाम सोर्सेस हैं जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। और उनमें से मैक्सिमम सोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एक कंपनी के लिए काम करेंगे तो हो सकता है कभी वो हमें डेटा एसक्यूएल में दे दें, कभी एक्सेल में दे दें, या कभी हो सकता है उनके पास 10 अलग अलग डेटा हो, 2 एसक्यूएल के हो गए, 2 एक्सेल के हो गए, 2 जेसन के, वो सब हमें दे दें। और फिर हम कहें कि ये मेरी पाइपलाइन है, ऐसे ये 2 यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, और ऐसा ये आप एक पूरा वेयर हाउस होगा ना, डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे अलग अलग जगहों से आने वाले डेटा को आप कहीं ना कहीं सेंट्रली मैनेज कर रहे हो, या इसकी भी बात करेंगे। और फिर इस पर्टिकुलर जो जो आपने ये पूरा ये पाइपलाइन बनाया है, ईटीएल पाइपलाइन, उससे आप डेटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और फिर उसे एनालाइज करोगे, वो सब सिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी काम करेंगे जहाँ पे डेटा सिर्फ एक होगा, एक जगह से आ रहा है, 2 जगह से आ रहा है, 50 जगह से आ रहा है, या एक जगह से ही आ रहा है पर उसमें 8-10 टेबल हैं, जैसे ये यहाँ पे डेटाबेस में कैटेगरीज भी हैं, कस्टमर के नाम भी हैं, एम्प्लॉयज़ के नाम भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं जो सारे एम्प्लॉय कर रहे हैं, कौन सा कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय ऑर्डर रिसीव कर रहा है, किस दिन किया, कब नहीं किया, रहे सारी चीज़ें यहाँ पे ये है। ऑर्डर डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, एवरीथिंग है। तो ये सारा कुछ रहेगा। तो ऐसे मल्टीपल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आता है कि ये जो आता है ये हमारे पास बन जाता है क्या, डेटाबेस या डेटा सेट, ठीक है। डेटाबेस या फिर डेटा सेट एक बन जाता है कि जिसमें पूरा हमारा डेटा होता है, ठीक है। इसको पूरा पहले प्लान किया जाता है, प्लान करने के बाद ही बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको स्कीमा बोलते हैं, SCHEMA, स्कीमा। आपने कभी ना कभी ये टर्म सुना होगा। स्कीमा एक तरीका का कंसेप्ट कि हम एक स्ट्रक्चर होता है कि हमारा डेटा में ये होगा, और वो कैसे डिसाइड होता है। जैसे एक स्कूल है,
उस स्कूल में मान लीजिए हम एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, ओके। अब स्कूल का डेटाबेस जो हम बना रहे हैं उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, राइट। तो अब देखिए कैसे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइट, जेंडर, फोटो, फादर नेम, मदर नेम, गार्डियन ईमेल, एड्रेस, टाइप का क्या है वो, कब क्रिएट हुआ उनका, रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी, लास्ट कौन सी क्लास, मतलब ऐसा एक है। ये रियल प्रोजेक्ट है एक्चुअली। ये इसी जगह टीचर्स की जानकारी सेव करनी है तो उनका कुछ ऐसा दिखता कि टीचर कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी यूजर आईडी, उनका नाम, ईमेल, फोन, क्वालिफिकेशन, फोटो, कब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, क्या वो अभी एक्टिव हैं कि चले गए। तो पहले पहले यहाँ से पूछता हूँ, यहाँ तक समझ में आ रही बात की कुछ ऐसा लग रहा है कि बाउंसर जा रहा है कि नहीं, कि आप, राइट। तो और यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले ट्रेडिंग कंपनी के तरफ चले गए तो वहां पे देखा कि उसको जिन एंटिटीज की जरूरत थी वो थे कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, राइट, एम्प्लॉइज। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ लिविंग बीइंग थे, राइट। जैसे कस्टमर, एम्प्लॉय, ये सब लिविंग थिंग्स थे, और जो प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, ये सब वर्चुअल चीजें होंगी या नॉन लिविंग। उसी जगह स्कूल में आए तो यहाँ पे भी वही होने लगा कि यहाँ पे क्लासेस का है कि नर्सरी, केजी, फर्स्ट, राइट। यहाँ एग्जाम रिजल्ट्स है यहाँ पे, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट है और टीचर है, ठीक है। तो लगभग तो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। बहुत सारे पीपल होंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, और ये सब होता है। तो उन सब का डेटा हम बनाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल जीरो से बताया जाएगा, ठीक है, कि एक, और हम लोग ऐसे 8-10 एग्जाम्पल करने वाले हैं, स्कूल का, हॉस्पिटल का, एक कंपनी के, ट्रेडिंग कंपनी का, एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीजें। वो पहले आपका इंटरेस्ट जाना जाएगा फिर करेंगे, ठीक है। तो ये तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया, राइट, और इसको कहेंगे डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और, जिन डेटाबेसेस में जैसे टेबल्स और डेटाबेस आपस में रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टेबल्स, ठीक है, उन्हें आर रिलेटेड होता है, उन्हें आरडीबीएमएस कहा जाता है। आपने ये टर्म कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल का, यहाँ से हम एक डिजाइनर देखते हैं, थोड़ा गंदा सा लगेगा बट डोंट वरी, आगे सब समझ में आएगा। तो अभी सब देखो कैसे स्कूल है, स्कूल में फीस है, ठीक है, ये स्टूडेंट है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सब आपस में कनेक्टेड है। जैसे स्कूल में स्कूल आईडी है, वो एकेडमिक ईयर में भी गई है, ठीक है। अभी जैसे कोई बच्चा ज्वाइन होएगा, चलो पहले थोड़ा कम वाला देखते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही है, आपको हल्का वाला दिखाते हैं, ये ट्रेडिंग कंपनी वाला देखते हैं। तो ये, और हम लोग ये सब समझेंगे, ये ईआर डायग्राम होते हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं क्या कहलाते हैं, ईआर डायग्राम, एंटिटी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। और यही जब इसी के बेसिस पे जब डेटा को अरेंज किया जाता है किसी एनालिसिस सिस्टम में, तो वो कहलाता है डेटा मॉडल, ठीक है, कि डेटा मॉडलिंग कहलाते हैं। उसमें आपने कभी नाम सुने होंगे, स्नोफ्लेक स्कीमा, स्टार स्कीमा, अगर नहीं सुने तो हम सुनाएंगे, समझाएंगे क्या होता है।
तो वो होगा। अभी जैसे ये तो ऐसे सोचो, ये एक टेबल में सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अब देखो जैसे ये ऐसे ज्वाइन होता है। ठीक है, अभी इसको समझिए, प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट में एक सप्लायर आईडी लिखा हुआ है, तो ये सप्लायर आईडी कहाँ जाके रेफरेंस हो गया है? सप्लायर टेबल में। दिख रहा है ये देखिए। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में कैटेगरी आईडी है जो रेफरेंस हो गया कैटेगरीज टेबल में। तो एक टेबल को कहते हैं मास्टर टेबल। ठीक है, जिसमें जानकारी सेव होती है, जैसे सारे सप्लायर की डिटेल्ड जानकारी है। ठीक है, अब अब जैसे आपका कॉलेज में रोल नंबर था या रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर चारों साल सेम ही रहा ना, तीनों साल चारों साल जो भी आपने कोर्स किया, राइट? और उससे ही आपकी सीधी पहचान होती है ना। तो आप जब भी आपने कोई भी एग्जाम दिया तो जो एग्जाम टेबल होगा वहां पे आपके स्टूडेंट आईडी से हुई होगी, है ना। आपने कभी फीस जमा की तो वहां पे फीस टेबल में स्टूडेंट आईडी से हुई। आप सोचो बार बार आपका पूरा बड़ा नाम सेव किया जाए तो वो कितनी जगह घेरेगा, राइट? ऐसा करो तो आगे इसके बेनिफिट्स भी समझेंगे। तो ये दिखाता है कि एक डेटाबेस में टेबल ऐसे इंडिविजुअली नहीं बन गए, बल्कि उनका एक दूसरे से रिफरेंस है ना। अगर हम, इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट टेबल देखें तो क्या इतना देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी है या कौन सा सप्लायर है? सिर्फ इतना देख के क्या आप बता सकते हैं? उसका नाम आप नहीं बता सकते, आप सिर्फ यहाँ पे वन लिखा हुआ है, राइट? आप नहीं बता सकते कि ये कौन होगा, ये भी नहीं बता सकते कौन होगा, राइट? तो ये कैसे बताएंगे कि, तो हम कहेंगे अच्छा इसकी कैटेगरी आईडी है वन। अब हम कैटेगरीज टेबल में जाएंगे और देखेंगे अच्छा वन किसकी है? बेवरेजेस की, राइट? तो तब हम बोलेंगे कि हाँ जो चाय है ये एक बेवरेजेस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, राइट? इसको सप्लाई कौन करता है? सप्लायर नंबर वन। तो वो कौन है? ये शार्लोट कूपर एक्सोटिक लिक्विड्स, ये सब करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो टेबल, कई टेबल्स ऐसे होंगे जिनका आंसर एक जगह से नहीं दिया जा सकता, मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे, उसे ज्वाइंस कहते हैं, एसक्यूएल ज्वाइंस कहते हैं, और या मर्ज कहते हैं कि मर्ज करके डेटा लाना, वो भी सीखेंगे। इस तरीके से हम काफ़ी सारा डेटा कम स्पेस में बहुत अरेंज्ड फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये आरडीबीएमएस का थोड़ा सा हिंट दिया, आगे पूरा समझेंगे हम लोग। अब आता है कि ये जो हम लोगों के पास स्ट्रक्चर डेटा सेव हुआ एक्सेल में, ये वो सब जगह, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसको हम लोग, तो सबसे पहले उसमें डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा मंचिंग करते हैं, डेटा रैंगलिंग करते हैं। ये सब क्या है समझाऊंगा। ठीक है, टर्म आपने कभी ना कभी सुने होंगे। जैसे डेटा क्लीनिंग तो आपको पता ही है, क्लीनिंग या क्लींजिंग क्या है कि वो मतलब जैसे कोई डेटा टाइप गलत आ रहा है, कोई वैल्यू गलत आ रही है ना, कहीं पे कुछ डेटा का स्ट्रक्चर मिसमैच हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें हैंडलिंग मिसिंग डेटा आ जाता है कि अगर डेटा है ही नहीं, मान लो किसी कारण से डेटा मिस हो गया तो कैसे उसे भरना है, राइट? हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ये सब है। इसमें बहुत सारे इसमें एक स्टेप आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे रीशेप करना डेटा को, वो सब बताऊंगा अभी ये सब। और मैं इसीलिए यहाँ पे एटसेट्रा लिख रहा हूँ कि इस डेटा में बहुत, क्या चीज़ कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो पहला स्टेज तो पहले आपने उसको ये किया, तो अभी तो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा था,
अब आपका वो प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब जो प्रिपेयर्ड डेटा है उसके ऊपर आप डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसमें आपका जो डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन में, जैसे डेटा एनालिसिस में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गई आपकी, है ना, या सिंपल भाषा में हम लोग डेटा में देखते हैं कि इसमें छिपे पैटर्न्स क्या हैं, इसमें छिपी जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशंस क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो इस जगह पे आपको एक चीज समझनी पड़ती है कि जब कभी भी हमें एक डेटा सेट दिया जाएगा, ठीक है, तो उस डेटा सेट में, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स को मान लीजिए ग्रीन रंग से रंग देता हूँ, ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैं ग्रीन कर देता हूँ, और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनका मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे जस्ट फॉर रेफरेंस। तो मैंने, आप अगर देखेंगे तो ये जो सारे डेटा हैं जो हम लोग ने ग्रीन कर दिए, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कैटेगोरिकल डेटा हैं, ओके। ये सारे ग्रीन वाले कैटेगोरिकल है, मतलब टोटल हमारे 200 ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक है, पर रीजन कितने, 4, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये चीज समझ में आ रही, चाहे 2 लाख ट्रांजैक्शन हो जाए या 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हो जाए, ये इतने ही रहने वाले हैं, राइट, समझ में आप। तो ये क्या है, ये रीजन एक तरीके का कैटेगोरिकल डेटा है जो होने वाले ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज कर रहा है किसी एक कैटेगरी में, राइट। उसी तरीके से सिटी भी तो वही है। सिटी होता है ना कि अगर बात हो रही है, मान लीजिए 1 लाख लोग खड़े हैं अलग अलग शहरों के, कई बात होते हैं कि इनको इन जो इनको शहर के हिसाब से ग्रुप करिए, तो वो एक ग्रुप है ना जो डिफाइन कर रहा है उनको, शहर एक, ठीक है, ये कैटेगोरिकल है। तो आंसर ये है कि जब डेटा हम एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, ये सब न्यूमेरिकल है, राइट। न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो नंबर होता है, सीधे सीधे आपको पता है, उसको काउंट किया जा सकता है, सम किया जा सकता है, उसका एवरेज निकाला जा सकता है, मिनिमम निकाला जा सकता है, मैक्सिमम निकाला जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है, वेरिएंस निकाला जा सकता है, ठीक है। मैं फिर से, और भी बहुत कुछ है जो हम सीखेंगे। जैसे जो एक न्यूमेरिकल डेटा होता है उसमें हम सम, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 2 होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, वेरिएंस होता है जो बताता है कि डेटा पॉइंट्स कितने पास या कितने स्प्रेड आउट हैं, ठीक है, ये है एवरेज है जिसको मीन भी कहते हैं, और भी बहुत, मीडियन, मोड, मैंटिसा, ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। तो एसेट्रा, तो ये सारे जो होते हैं ये स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कहते हैं या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फंक्शंस हैं जिनकी मदद से न्यूमेरिकल डेटा को और बेहतर तरीके से समझा जाता है, ठीक है। पर क्या आप यहाँ सम लगा सकते हैं, या यहाँ यहाँ तो मैथमेटिकल नहीं लगा सकते ना कि इसका, तो ये है, तो इस तरीके का डेटा कैटेगोरिकल कहलाता है, ठीक है, इस तरीके का डेटा न्यूमेरिकल कहलाता है। हर डेटा सेट जो हमें मिलेगा उसमें कोई भी परम्यूटेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो सारे कैटेगोरिकल मिल जाएंगे, ठीक है, या सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, या कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल का मिक्सचर मिलेगा, और 99.9% डेटा सेट यही होते हैं, ठीक है।
तो अब एनालिसिस काहे की होती है फिर? एनालिसिस ये होती है कि अभी किसी ने पूछ लिया इंडस्ट्री वाइज सेल्स कितनी हुई, ये सवाल बनेगा ना। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स कितनी हुई, तो आप क्या करोगे, राइट? तो आप करोगे इसको पिवट करोगे यहाँ से। मैं एक एग्जांपल बताऊं, पिवट किया, पिवट टेबल बन जाएगा। अब सवाल पूछा उसने, बताओ सेल्स चैनल वाइज सेल्स कितनी हुई, तो इधर से सेल्स चैनल पकड़ा, इधर से कॉस्ट प्राइस पकड़ा, ये आ गया आंसर कि ऑफलाइन में इतनी हुई, ऑनलाइन में इतनी हुई, पार्टनर ने इतनी की, राइट? यही कस्टमर टाइप वाइज, तो नए लोगों ने इतना खरीदा, रिटर्निंग ने इतना खरीदा, ब्लैंक ने कुछ नहीं, वो कहीं कोई एक ब्लैंक आ गया होगा किसी कारण से, तो वो हट जाएगा। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि ये कई बार कैसा होगा कि हम दो नंबर्स पकड़ लेंगे कि हम जानना चाहते हैं कि अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या कॉस्ट प्राइस भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी पकड़ी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पकड़ा, दो चैनल पकड़े, इंसर्ट करके यहाँ से स्कैटर प्लॉट बना दिया, ये ऐसा कुछ कि ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सारे वो हैं आपके क्वांटिटी हैं और ये उनके प्राइस हैं, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कब कौन सा ग्राफ बनाना है ना? डेटा विजुअलाइजेशन में सबसे बड़ी बात तो यही है, कब कौन सा ग्राफ बनाना है, कब बार बनाना है, कब पाई बनाना है, कब क्या बनाना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। जब डेटा कैटेगोरिकल हो और किस तरीके का कैटेगोरिकल हो, न्यूमेरिकल हो किस तरीके का न्यूमेरिकल हो, क्योंकि कैटेगोरिकल में भी आता है नॉमिनल और ऑर्डिनल, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, और न्यूमेरिकल में भी आता है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, ठीक है? वो मैं आगे बताऊंगा, अभी कुछ नहीं। तो ये हमने क्या किया कि हमारे पास डेटा आया, डेटा को हमने सेव किया, डेटा को ये सब किया, क्लीन विन किया, ट्रांसफॉर्म वासफॉर्म किया, फिर उसमें डेटा एनालिसिस की, डेटा विजुअलाइजेशन किया, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने उनकी रिपोर्ट्स बना दी, राइट? यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप रिपोर्ट्स बना देते हो। एक एग्जाम्पल रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ये रही, ये वही डेटा है जो इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं। अब अगर हमें जानना है कि सिर्फ चेन्नई में कितनी सेल है, तो अब पूरा डेटा सिर्फ चेन्नई का आ रहा है। चेन्नई में टोटल रिवेन्यू 3 लाख या 3.07 मिलियन की है, टोटल कॉस्ट इतनी है, टोटल प्रॉफिट इतना है, राइट? कस्टमर का एवरेज स्कोर ये है, ये सारी इंडस्ट्री है। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमने चेन्नई और दिल्ली कंपेयर कर लिया, यहाँ पे हमें ये दिखने लगा, राइट? आज और यहाँ आपको कई तरीके के ग्राफ्स दिख रहे होंगे, जैसे ये कहलाता है रिबन चार्ट, ये कहलाता कॉलम, ये है डोनट, ये है लाइन चार्ट विद मार्कर्स, ये है ट्री मैप, ये तो आपको पता ही है, ये मैप विजुअल है जहाँ पे आपको दिल्ली का सर्किल बड़ा दिख रहा है एज कंपेयर टू मुंबई, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा सेल्स हुई है इसलिए उसका डायमीटर बड़ा दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसा है, तो ये सब सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या किया है, गेट डेटा पे गए, ठीक है? अब ये इस पे नजर मारिए आप, ध्यान देखिए क्या क्या लिखा है। तो जैसे ये पावर भी है बाय द वे, मैं अगर बताऊं मुझे, तो जो ये टूल हम देख रहे हैं ये पावर बीआई है, ठीक है? पावर बीआई का जैसा नाम है, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी है ना, बिजनेस इंटेलिजेंस इनेबल करता है वो, बिजनेस एनालिटिक्स डेटा एनालिसिस में काम आता है। पावर बीआई की भी खासियत क्या है, यही है जो हमने किया कि आपका डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है तो पावर बीआई उसे कनेक्ट कर लेगा और ये सब कर लेगा वहां पर, है ना, और रिपोर्ट बना दे। तो यहाँ पे आप देखिए गेट डेटा से शुरू होता है, तो ये देखिए आपका डेटा देखिए एक्सेल में हो सकता है, सीएसवी हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, जेसन हो सकता है, शेयर पॉइंट में हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर पे, राइट? ये देखो आप पढ़ते जाओ, ठीक है? तो ये सब टूल आपको इंस्टॉल, ये देख सकते हो आप, शेयर पॉइंट, एक्सचेंज ऑनलाइन, डायनेमिक,
सेल्स फोर्स रिपोर्ट, गूगल एनालिटिक्स, एडोब एनालिटिक्स, गिटहब, क्विक बुक्स, राइट। ये कह रहा है कि इन ये सारे, देखो दुनिया में कहीं ना कोई ये सारे टूल्स यूज कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो ऑब्सोलीट ना हो गया हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ 8-10 एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि मान लो कल को कोई नया टूल आ गया मेरे सामने, तो आपको आइडिया होगा कि उसे कैसे कनेक्ट करना है, वहां से डेटा कैसे आएगा, और फिर हम कैसे अपना डेटा मॉडल बना लेंगे और फिर उसे एनालाइज करके ऐसी रिपोर्ट बना देंगे, ठीक है। ये तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए पहला पार्ट जो सीखेंगे इस पूरी जर्नी में, वो डेटा एनालिसिस सीखेंगे। अब डेटा साइंस यहीं पे नहीं रुकता है। डेटा साइंस कहता है कि अच्छा ठीक है, हमने डेटा में छिपे पैटर्न्स को समझ लिया, ठीक है, जानकारी को समझ लिया। अब इसी डेटा के बिहाफ पे बात करते हैं। कंपनी ने कहा कि मुझे अपना ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बढ़ाना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आप क्या सीखने की कोशिश करोगे? आप ये सीखने की कोशिश करोगे कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, रीजन, सिटी, कस्टमर टाइप, इंडस्ट्री, इन सब का कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर के ऊपर क्या प्रभाव है, राइट। किसी का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, किसी का बहुत कम, ये हो सकता है ना। उसी तरीके क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, इसका भी कोई प्रभाव होगा, है ना, इसके ऊपर। तो ये जो पूरी चीज हम सीख रहे हैं, ठीक है, वही अपने कंप्यूटर को सिखा देते हैं। तो ये कहलाती सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, है ना। कि हमें पता है कि जब ये यही तो लिखिए, एक रो में क्या लिखा है, अगर ऐसे बहुत ही पोएटिक भाषा में बोलें कि जब ऐसा होता है तब कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर 3 होता है। कैसा होता है? ऐसा, ये ऐसा होता है, राइट। और जब ऐसा होता है तो वो कुछ और होता है। तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यूज के आधार पे कुछ होता है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। तो ये डेटा में दिया है। तो अब ये चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर मैक्सिमम हो, तो वो काम होगा किसका? एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल का, जिसको जिसको एआई भी बोल सकते हो कि हाँ ये एआई है, राइट। बट वो क्या है? एमएल मॉडल। कहते हैं ना एआई प्रिडिक्ट करेगा कि बेस्ट स्कोर क्या होगा, राइट। उसी तरीके से अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी होती है, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है कि आपका आउटपुट वेरिएबल नहीं पता होता है, बस कस्टमर का डेटा दिया होता है, ठीक है। और अब आपको जानना होता है कि हमारा कस्टमर कितने टाइप का है, उनके अलग अलग आदतों के अनुसार वो कैसा है, ठीक है। वो बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। तो अनसुपरवाइज होता है। और एक इसी का ही एक आगे पार्ट है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, या उसको आप जो है आरएल या जो भी बोल लो, ये सब क्या होते हैं? एक ये एमएल होते हैं, यानी कि जो आपको डेटा में आपने एनालिसिस की, जो आपने विजुलाइज किया, ठीक है, अब आप वही बातें मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका काम है। फिर ये होता है, फिर इसी का ही एक और डीप वर्जन आ जाता है कि जब हमारे पास वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाते हैं, डायमेंशंस बहुत सारे, यहाँ तो कुछ गिने चुने रहे ना, जैसे यहाँ पे कुछ 10-12 कॉलम्स हैं, कुछ रोज का डेटा, बट मान लो बहुत सारे कॉलम्स हैं और डेटा एक इमेज है,
एक इमेज है, वो इमेज को रीड करना है। तो इमेज को कैसे हम न्यूमेरिकल एरे में बदलेंगे, ठीक है, और कैसे उसको रीड करेंगे, वो सब पार्ट मैं बताऊंगा एक एक चीज। तो वहां पे आ जाता है डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग, हाँ, तो अगर आप जैसे पूरा देखोगे तो एक पूरा सबसेट है, उसे एआई कहते, मतलब एक बड़ा सेट है, सुपर सेट है, वो एआई है, ठीक है। एआई सुपर सेट का सबसेट है एमएल, मशीन लर्निंग। और और एमएल सबसेट का भी सबसेट है डीएल, डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग में हम लोग जो अब यहाँ पे क्या है, तो जैसे ये सब के लिए, जैसे डेटा क्लीनिंग, मंजिंग, एनालिसिस वगैरह जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या टूल्स सीखने वाले हैं इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे ये पावर बीआई है, ठीक है, या टैबलो है, इसके लिए पाइथन पैंडास नाम की एक लाइब्रेरी आती है, ठीक है। पाइथन पैंडास, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। अभी प्लॉटली आ गया है, बहुत अच्छा इंटरैक्टिव टूल है। सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे है, मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये सारा रहेगा। तो ये इसका यहाँ पे ये सब है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे सुपरवाइज्ड वाले पार्ट के लिए, इसमें भी ये पाइथन तो यूज होने वाला है, पर इसके लिए लाइब्रेरी यूज होती है एसके लर्न, ठीक है, क्यू लर्निंग एटसेट्रा, इस टाइप की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। इसके लिए हाँ हाँ, नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब जैसे उसमें जितने भी नंबर्स के फंक्शंस होते हैं वो सारे, ठीक है। और ये सब फिर डीप लर्निंग में जैसे हम लोग जो यूज करने वाले टेंसर फ्लो, ठीक है, केरास, ये सब यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट आएगा, कैसे बनते क्या है, जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे ये सारी चीज़ें। और ये तो यहाँ तक आते आते तो आपको पाइथन काफ़ी सीखना पड़ेगा, मतलब जो कोर पाइथन है तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। अभी जैसे जो मैथ्स का पार्ट है वो एल्गोरिदम में यूज होगा। हाँ, उस पर अब मैथ कहाँ का यूज होगा, ये जो डेटा क्लीनिंग है, मंजिंग है, इंटरपोलेशन है, तो उसमें सारा मैथ यूज होगा। जैसे एक इंटरपोलेशन है जिसको कहेंगे क्यूबिकल, ठीक है, एक इंटरपोलेशन का मेथड है क्यूबिकल। एक है मान लो क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये सारे गायब हो गए। एक है मान लो क्यूबिकल, क्वाड्रेटिक, एक पॉलिनोमियल। तो अब अगर हमें पता ही नहीं है कि ये क्यूबिकल, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो हम कैसे समझें, राइट। दूसरा, यस। जब हम एक एल्गोरिदम पढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, तो लीनियर रिग्रेशन का कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, ये एक लाइन होती है जो वर्चुअल लाइन है, और ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं जो उनके आसपास बनाई जाती है। एक पॉइंट बताओ, तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन नहीं पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में। तो अगर हमें ये नहीं पता है, और दूसरी चीज सिर्फ पता नहीं, इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या है, जैसे सी ये कि लाइन इंटरसेप्ट कहाँ बनाती है, एम क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, वाई क्या है कि वो आउटपुट है, वो चीज़ जो हमें नहीं पता है, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। एक्स क्या है, वो चीज़ जो हमें पता है, जैसे कस्टमर ने कितना अमाउंट का प्रोडक्ट बाई किया। समझाऊंगा, अभी परेशान नहीं होना है। तो जी। मैं वो मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, मतलब
जो भी मैथ लगने वाली है, जो भी स्टैटिस्टिक्स लगने वाली है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने टर्म्स का नाम लिया, जैसे वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, Yes. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, Yes. कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे बीच बीच में। तो इनका एक्चुअल मतलब क्या है और इनका रियल वर्ल्ड उदाहरण क्या है ना, वो सारा। तो ये हम लोग पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो है, अब जैसे ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये लीवर फंक्शन टेस्ट की एनालिसिस है। जैसे किसी का लीवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, तो ये हेल्थ केयर का एक डेटा हो गया। ये सेल्स एनालिसिस है जिसमें एसक्यूएल सर्वर के लाइव डेटा को कनेक्ट किया गया। एम्प्लॉय पेरोल है, उसकी एनालिसिस है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्टाफ अवेलेबिलिटी, मान लो कल को हॉस्पिटल में कोई पैंडेमिक आ जाता है तो स्टाफ कब कैसे अवेलेबल रहता है, क्या होता है ना, इमरजेंसी में क्या है, आईसीयू में क्या है। ये उसी को थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश की गई है कि हॉस्पिटल में मॉनिटर पे दो लोग देख रहे हैं, एक ऐसे टेस्ट है, मगर वो आप समझ सकते हो कि ऐसे डिजाइन में कैसे अपने ग्राफिक, और ये सारे रियल ग्राफिक्स हैं, लाइव ग्राफिक्स हैं जो लगाने की कोशिश है। ये स्कूल में वही किया है, वेबसाइट का डेटा, यूएस की कंपनी के कार सेल्स का डेटा है, सिटी ट्रैफिक, ऐसे मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसे 350 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और वो सारे चैनल पे भी हैं, आपको मैंने भेजा भी था। और वो वही वही हम लोग सीखना है। और अब तो बहुत सारे कुछ नीचे, यही वो है पूरा प्रोसेस जो हम लोग ने सीखा है कि रियल वर्ल्ड है, रॉ डेटा है, डेटा प्रोसेसिंग करी, क्लीनिंग की, उस पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की, मॉडल बनाए, विजुअलाइजेशन रिपोर्ट बनाई, डिप्लॉय किया, अब वो रियल वर्ल्ड में फिर चला गया, राइट, फिर वही घूमता रहा। तो ये चीज़ है। तो इसमें जैसे ये एक कॉफ़ी प्रोडक्शन के ऊपर है, तो ऐसे कॉफ़ी की इमेज लगा दी, यू नो, कहीं कार, कहीं हार्ट डिजीज का है तो वो लीवर हार्ट जो भी है वो लगा दिया, ऐसा। ये टैबलो में बना है, टैबलो का है वो भी बताऊँ। इसमें कुछ टैबलो के हैं, कुछ एक्सेल के हैं, कुछ पावर भी है। सो अब जैसे स्पोर्ट्स का है, किसी एक प्लेयर का डेटा ले लिया, उनका पूरा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी आईपीएल हुआ, आईपीएल में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो आईपीएल ये है, जैसे ये क्रिकेट का है, तो आईपीएल से आप इतना सीख सकते हो ना, कैलकुलेशन, जितना किसी और प्रोजेक्ट में नहीं सीखा जा सकता, वो मैं बताऊंगा आगे। मतलब आईपीएल में अगर इंटरेस्ट है किसी को, नहीं है तो मैं उसको नहीं कर रहा, वो उनके लिए जो क्रिकेट अच्छे से समझते हैं, जैसे धोनी का रिकॉर्ड का। तो ये हम लोगों का एक सिंपल सा देखिए प्रोसेस है, ठीक है। और कहाँ क्या सीखेंगे, ये एक तरह का रोड मैप भी है। तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो, कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। और हम लोग एक कोई टूल जो है वो सीखेंगे शुरुआत में, ठीक है। जैसे वो पावर बीआई हो सकता है या टैबलो हो सकता है। पावर बीआई से चालू करने का बेनिफिट ये होता है कि आप डेटा एनालिस्ट की तरह से सोचना शुरू कर देते हो शुरुआत में ही, और फिर हम लोग, है ना, धीरे धीरे उन चीज़ों को कवर करते हैं। तो आपको जी. आगे के पॉइंट्स फिर जार्गन नहीं लगते, समझ में आने लगते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग कल से करेंगे।